तो लास्ट टाइम हम लोग थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख रहे थे। ऑलमोस्ट हम लोग ने लीनियर एक्सपांशन और एरिया एक्सपांशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे। अब हम लोग आगे जाएंगे, बढ़ेंगे वॉल्यूम एक्सपांशन की तरफ। चलिए पहले हम लोग वहाँ जाते हैं, वॉल्यूम एक्सपांशन। If the volume of a block of metal changes by 0.12% when it is heated, जब उसे गर्म किया जा रहा है तब, थ्रू 20 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट ऑफ, what is the coefficient of linear expansion of metal? तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ मेटल कितना होगा वो पता लगाइए। मुझे ज़रा पानी देना। हाँ करो ना, कर पाएंगे ना, थोड़ा सा रख देना बस। एक नहीं, एक पूरा खा लो, तो थोड़ा सा टुकड़ा रख दो बस। If the volume of a block metal changes by 0.12%, तो मुझे यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बताया गया है, जो कि कहा गया है 0.12%। कैलकुलेशन के लिए मुझे उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए होता है, तो मैं लिखूँगा डेल्टा वी अपॉन वी फ्रैक्शन के फॉर्म में कितना आएगा 0.12 अपॉन 100। चलिए मान लिए। और फिर उसने कहा आगे when इट इज़ हीटेड थ्रू 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया गया है, यानी डेल्टा थीटा इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, रिमेंबर वन थिंग, क्या पूछा उसने आपसे? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। एज यू वेरी वेल नो, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी गैमा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, है ना। और गैमा को क्या बोल सकते हैं आप? 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ओके, मुझे निकालना क्या है इसमें से? अल्फा। तो डेल्टा वी अपॉन 3 टाइम्स ऑफ वी इंटू डेल्टा थीटा। अच्छा ठीक है, डेल्टा वी क्या है, या फिर डेल्टा वी अपॉन वी कितना है? 0.12 अपॉन 100। क्या मैं इसको 12 इंटू 10⁻⁻4 बोल सकता हूँ? तो भाई मैं लिखूँगा 12 इंटू 10⁻⁻4। ये 3 जैसे के वैसे ही। डेल्टा थीटा कितना है? 20। 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा, और फिर देखो यहाँ पर ये 10, 2 10 ज़ा 2 2 ज़ा, तो अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारा अल्फ़ा की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट। लिखो भाई। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन of glycerin, the coefficient of volume expansion of glycerin
is 49 into 10 raised to power minus 5 Kelvin inverse. Okay. अरे यार तू एक जगह रुक जाना ठीक से. हाँ. What is the fractional change in its density, fractional change in its density for a 30 degrees Celsius rise in temperature, for a 30 degree Celsius rise in temperature. फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी. वहीं अगर परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और दैट्स इट. अब ऐसा है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमको तो गैमा दिया है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन होता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. कोई खास बात नहीं बेटा. जो फ्रैक्शनल चेंज आपका वॉल्यूम का होता है, जो फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम का होता है वही फ्रैक्शनल चेंज आपका डेंसिटी का होता है. बस प्लस माइनस साइन का फर्क होता है. अब जैसे मुझे एक बात बताऊं, फॉर अ गिवन मास, अगर आपके पास किसी लिक्विड का एक दिया हुआ मास है तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. लिख सकते हो ना. तो मैं बोलूँगा ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम 10% बढ़ता है तो डेंसिटी 10% कम होगा. अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो डेंसिटी आधा हो जाएगा, है कि नहीं. अगर भाई वॉल्यूम आधा हो गया तो डेंसिटी डबल हो जाएगा. मतलब जितने परसेंटेज से ये कम होगा उतने परसेंटेज से ये बढ़ेगा, जितने परसेंटेज से ये बढ़ेगा उतने परसेंटेज से ये कम होगा. तो फ्रैक्शनल चेंज दोनों का कैसा होता है, सेम होता है, बस प्लस माइनस साइन का फर्क होता है. प्लस साइन ये बताता है कि भैया ये वैल्यू बड़ी है और माइनस साइन ये बताता है कि ये वैल्यू कम हुई है. आई बात समझे. तो ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन में जाऊंगा. तो फ्रैक्शनल चेंज in density that is equals to delta rho upon rho is equals to minus of delta v upon v, minus of delta v upon v. देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डेल्टा रो अपॉन रो इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी इन मैग्नीट्यूड, है ना. मैग्नीट्यूड में दोनों कैसे माने जाएंगे, सेम. अच्छा, डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होता है, वो तो बोलते हैं वी गैमा डेल्टा टी. अच्छा, वी फिर क्या हो गया, कैंसल, गैमा डेल्टा टी. तो फिर मैं बोलूँगा ठीक है, हमारे पास क्या ये दोनों चीज़ें है क्या. अरे बिल्कुल है, हमारे पास गैमा दिया हुआ है और राइजिंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है, बहुत इजीली आ जाएगा. देयरफॉर डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू 49 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 multiply by 30. Please tell me what would be the answer. क्या रहेगा, (1.47 10 का पावर -3 है क्या. देखो 1.47 10 का पावर -3. चेक द आंसर्स. सही है क्या. अब आपने लिखे तो सही होगा. बोले चेक क्या करना, बोले आपको भरोसा है आप पे, है ना. सही है, चलो अच्छी बात है. बातें नहीं. अगला क्वेश्चन,
I think it's from NCERT. A 1 liter glass flask contains some mercury. Full stop. It is found that at different temperature the volume of the air inside the flask remains same. Full stop. What is the volume of mercury in this flask if coefficient of linear expansion of glass is 9 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius, while coefficient of volume expansion of mercury is 1.8 into 10 raised to power minus 4 per degree Celsius. ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन. $14.7 आ रहा. यानी 1.47 10 का पावर -2 आ रहा होगा. पेन दे, रेड वाला. एमन रेड. हाँ, वन लीटर ग्लास फ्लास्क कंटेन सम मर्क्यूरी. It is found that different temperature the volume of air inside the flask remains same. इसका ये जो है ना, ये वाला स्टेटमेंट, at different temperature the volume of the air inside the flask remains same, ये पूरा आपका सबसे बड़ा की है इस प्रॉब्लम का. ये आपको पहला कदम बताता है कि करना क्या है प्रॉब्लम में. अब उसने क्या बोला कि देखो इमेजिन करो कि कोई तो भी एक फ्लास्क है, कोई भी किसी भी शेप का एक फ्लास्क कंसीडर करो जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है. अब देखो मर्क्यूरी भरा हुआ है और देखो यहाँ तो मर्क्यूरी है मगर यहाँ क्या है, एयर है ना. अब आप गर्म कर रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहे, मगर आप बोल रहे कि एयर का वॉल्यूम तो जैसे कि वैसी चाहिए. इसका मतलब क्या, एयर के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसका मतलब क्या, क्या लगता है आपको, क्या मतलब होगा इसका? एयर के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आ रहा, इसका मीनिंग क्या होगा? सिंपल सी बात है. देखो अगर मान लो लिक्विड ज़्यादा फैलता, मर्क्यूरी ज़्यादा फैलता क्या से, फ्लास्क से, तो ये एयर का वॉल्यूम कम हो जाता था. अगर ये ज़्यादा एक्सपांड होता तो मर्क्यूरी, बात समझ रहे ना,
मतलब दोनों एक्सपांड हो रहे हैं, मगर बोले वेसल धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा, थोड़ा सा ही एक्सपांड हो रहा, मगर मर्क्यूरी ज़्यादा एक्सपांड हो रहा, तो क्या होता था, एयर का वॉल्यूम कम होते जाता था। अब इमेजिन ये करो कि मर्क्यूरी थोड़ा थोड़ा एक्सपांड हो रहा और वेसल ज़्यादा एक्सपांड हो जा रहा, वेसल ज़्यादा एक्सपांड हो रहा, तो अब क्या होगा, एयर का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। अब एयर का वॉल्यूम जैसे कि तैसे ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एक्सपांशन मर्क्यूरी में है उतना ही एक्सपेंशन वेसल में है, दोनों एक जैसे ही बढ़ रहे ना, तभी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं। अगर ये वेसल 2 लीटर से बढ़ गया तो लिक्विड भी, मर्क्यूरी भी 2 लीटर से बढ़ गया, है ना, और ये जैसे कि वैसे जाएगा हम गैप। फिर अगर ये वेसल 4 लीटर से बढ़ गया तो ये भी 4 लीटर से बढ़ गया, तो भैया इसमें फिर से गैप जैसे कि वैसे ही हो जाएगा, यानी एक्सपांशन दोनों का कैसा होगा, सेम। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उस चीज़ को। आई थिंक ये वाला हो चुका होगा आपका। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस द वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम is constant, since the volume of air column is constant, this means that expansion of vessel is equal to expansion of mercury. Expansion of vessel is equal to expansion of mercury. आपने क्या निकालने के लिए पूछा उसने, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी का वॉल्यूम। हाँ ठीक है, तो मैं एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू एक्सपांशन ऑफ वेसल ले लेता हूँ। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी और फिर है गैमा ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू गैमा ऑफ वेसल इनटू डेल्टा थीटा। देखो राइज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम रहेगा, तो ये तो कट जाएगा। शायद वॉल्यूम दिया हुआ है क्या आपको, अब 1 लीटर ग्लास फ्लास्क कंटेन्स सम मर्क्यूरी, इट इज़ फाउंड दैट डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ, अच्छा कितना मर्क्यूरी दिया उसने, ये नहीं दिया, सिर्फ सम मर्क्यूरी, अच्छा वही निकालना है शायद से। इट इज़ फाउंड दैट डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सेम फ्लास्क रिमेन्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, हाँ वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी निकालना है इन द फ्लास्क इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ग्लास दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो मुझे VHG निकालना है। ओके VHG, गैमा HG, गैमा HG कितना दिया हुआ है आपको, कोई तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, 1 लीटर, चलो आंसर भी लीटर में ले लेते अपन फिर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय गैमा ऑफ वेसल, वेसल का गैमा कितना, गैमा तो नहीं अपने को अल्फ़ा दिया हुआ है इसका, तो 3 टाइम्स अल्फ़ा है 9 इंटू 10⁻⁻⁶। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या, तो देखो मैं अब क्या करता हूँ, उसको उधर ट्रांसफ़र करता हूँ। तो VHG इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसको लिखूँगा 18 इंटू 10⁻⁻5, 18 इंटू 10⁻⁻5, 9 1 9 2 3/2 क्या होता है 1.5, तो VHG इज इक्वल्स टू 1 या फिर 0.15 लीटर्स। नहीं गलत हो रहा कुछ, 0.15 लीटर उतना ही है क्या, अच्छा उतना ही है, 0.15 लीटर्स, दिस इज द आंसर। इधर सालिक सामने,
चलिए लिख लीजिए। ये 3 कैसे आया समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर गैमा नहीं अल्फा दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में क्या देखो ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ग्लास इज, तो अल्फा दिया हुआ है, तो गैमा ऑफ वेसल को मैंने 3 टाइम्स ऑफ अल्फा का डाला है ना, 3 टाइम्स ऑफ 9 × 10⁻⁻⁶, फिर VHG को छोड़कर सबको उधर ट्रांसफ़र किए और आपका आंसर आ गया। चलिए आई थिंक क्वेश्चन लिखना हो गया होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन, ध्यान दें सब लोग इधर। A glass flask of volume 1 liter at 0 degree Celsius is filled with level of mercury at this temperature, the flask and mercury now heated to 100 degrees Celsius. How much mercury will spill out if coefficient of volume expansion of mercury is 1.2 × 10⁻⁻⁴ per degree Celsius. And linear expansion of glass is 0.1 × 10⁻⁻⁴ per degree Celsius respectively. एक काम करते हैं, सारी चीज़ों की लिस्ट बना के लिख डालते हैं पहले, ताकि हमारे को आसानी जाए समझने में क्या 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 दिया हुआ है, क्या क्या नहीं। सॉल्यूशन हो गया आपका लिखना? क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से।
अ ग्लास फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसने बोला है कि ग्लास फ्लास्क है और उसका वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क 1 लीटर्स, 1 लीटर, ठीक है। इस फील्ड विद लेवल ऑफ मर्क्यूरी एट दिस टेम्परेचर। और इस वक्त मर्क्यूरी का भी जो है, मर्क्यूरी को चलो m ले लेता हूँ मैं, तो मर्क्यूरी का भी सेम है 1 लीटर, दोनों का सेम आएगा है, क्योंकि दोनों को लेवल में भरा हुआ है ना, ठीक है। आगे द फ्लास्क एंड मर्क्यूरी नाउ हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। पहले उनका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, बढ़ाकर कितना कर दिया आपने, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब राइज इन टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाउ मच मर्क्यूरी विल स्पिल आउट, कितना मर्क्यूरी बाहर गिर जाएगा, यानी आपको अपरेंट एक्सपांशन पूछा हुआ है, अपरेंट एक्सपांशन पूछा गया। ओके, will spill out if coefficient of volume expansion of mercury is, coefficient of volume expansion of mercury 1.2 into 10 raised to power -4 and linear expansion of glass वो है 0.1 into 10 raised to power -4 रिस्पेक्टिवली। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है ये, आपको थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया था जब मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मल एक्सपांशन पढ़ा रहा था, तो उसको अंदर आपको याद होगा मैंने बताया था कि उसमें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस कंटेनर में से कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा, है ना। तो उसको अपन ने नाम दिए थे अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, है ना। तो उसको कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया था कि भाई अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस रियल चेंज ऑफ वेसल, है ना, जिसको आपने आगे जाके इस तरह से फॉर्मूले को बनाए थे, गैमा ऑफ लिक्विड माइनस गैमा ऑफ वेसल इंटू डेल्टा टी। अगर आप चेक करेंगे उसमें दिया हुआ ये फॉर्मूला। अब हमारे पास जो वैल्यू है असल में अल्फ़ा की वैल्यू है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 अल्फ़ा वी इंटू डेल्टा टी। अल्फ़ा वी बोलो अल्फ़ा जी बोलो एक ही बात है। अच्छा, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 लीटर। गैमा एल कितना है आपका, यानी लिक्विड यानी मर्क्यूरी कितना है आपका, वो है 1.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। ओके, -3 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा जी कितना है 0.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 और डेल्टा टी कितना है 100। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना हो जाएगा 0.3। अच्छा, 1.2 में से 0.3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.9। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा फिर 90 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 लीटर्स, है ना। तो भैया इतना जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है ओवरफ्लो हो जाएगा। इसमें आंसर गलत आ गया मेरा, वन 1.52 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 लीटर्स कैसे क्या आ गया। अच्छा, वो आंसर वैल्यू लिखने में गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई नोट करो। असल में वो क्वेश्चन में मैंने वैल्यू गलत लिख दिया, गैमा मर्क्यूरी की 1.82 है, वो 1.82 है और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में 1.2 लिख दिया और ऑन दैट बेसिस मैंने सॉल्व किया उसको। एक बार चेक करो 1.82 रहा तो क्या आ रहा है आंसर। अगर मैं 1.82 डाल दूँ यहाँ पे तो आ रहा है कि बराबर 1.82 में से 0.3 को माइनस करो, तो 1.52 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 इंटू 100, तो
वही हो जा रहा 1.52 इंटू 10⁻⁻²। हाँ वही चीज़ उसके अंदर करेक्शन कर लेना, फिर उसको एक काम करो करेक्शन कर लो, 1.82 कर देंगे यहाँ पर हम लोग, और ये हो जाएगा फिर 1.52 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100, तो 1.52 इंटू 10⁻⁻2 लीटर्स। लिख लो। क्वेश्चन लिखना हो गया सभी का? किसी का क्वेश्चन लिखना बाकी है? Coefficient of volume expansion of water is 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी थी 1000, 100 डिग्री सेल्सियस पे 958.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ वाटर पूछा उसने। ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपको। 4.16 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, 4.16 इंटू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, 2.08 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, 2.08 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। करिए कैलकुलेट। डेंसिटी का पूछा उसने। चलो एक हिंट देता हूँ मैं आपको। आपको कहा याद है मैंने दो फॉर्मूले बताया था, है ना। एक था रो इक्वल्स टू रो 0 अपॉन 1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा, और एक था रो डैश इज इक्वल्स टू रो 0 1 माइनस गैमा डेल्टा थीटा। याद है? एक एक्यूरेट बताया था, एक अप्रॉक्सीमेट बताया था। अप्रॉक्सीमेट से करो, ये आएगा आंसर। इसको अप्रॉक्सीमेट मेथड से करो। वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर, रो इक्वल्स टू रो 0 1 माइनस गैमा डेल्टा थीटा।
रो 0 कितना है 1000, मतलब कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर 958.4 अपॉन रो 0 अगेन 1000, बातें नहीं, और इंटू 100। अब देखो इससे आंसर क्या आता फिर, ये आना चाहिए 4.16 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। चलिए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं किसी का दिमाग वहाँ तक जाता है क्या। An ideal gas is expanding such that P into T raised to power n is constant. The coefficient of volume expansion of the gas will be first option n upon T, n minus 1 upon T, n plus 1 upon T, T upon n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज़ ये क्वेश्चन, या थोड़ा बहुत उसमें घुमा फिरा के आपको आ सकता है एग्जाम में। अब आपको एक इक्वेशन दी गई आइडियल गैस की, जब आइडियल गैस बोला तो उसका फॉर्मूला, आइडियल गैस का इक्वेशन जो आता है वो इन्वॉल्व होगा ही होगा। आइडियल गैस इक्वेशन करके एक फॉर्मूला आता है ना, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, वो इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि उसने क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गैमा। गैमा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू V गैमा डेल्टा T है ना, टेम्परेचर का T लेना पड़ेगा क्योंकि T है यहाँ पे। तो बोले अगर मुझे गैमा निकालना है तो किसी तरह से डेल्टा V अपॉन V इंटू कैपिटल T, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा इक्वेशन या थोड़ा बहुत इसका कहीं ना कोई कुछ ना कुछ बनता होगा, है कि नहीं। तो बोले यार इस इक्वेशन में तो वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा तो डालो। बोले कैसे डालूँ, ज़बरदस्ती थोड़ी कहीं मैं वॉल्यूम डाल सकता है यहाँ पर। तो बोले हमारे पास क्या है, आइडियल गैस की इक्वेशन है। बोले कैसी, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। आप जानते हैं PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है। ये फॉर्मूला देखा जैसा लग रहा है, कहीं तो भी ज़िंदगी में कहीं तो भी नज़र पड़ी होगी इसके पर, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, सब लोग परिचित है इससे। अब ऐसा है कि मैं क्या P इक्वल्स टू म्यू आर टी अपॉन V लिख सकता हूँ, है ना। अब कोई समझदार व्यक्ति मुझसे ये नहीं पूछेगा सर ये कैसे आया, है ना, जूते मार के हकाल दूंगा उसको यहाँ से मैं, है। अब मैं क्या करूँगा, ये P का वैल्यू वहाँ पर डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। Therefore from 1 mu RT upon V into T raised to power n is equals to constant, है ना। ये क्या हो जा रहा, कांस्टेंट हो जा रहा। ओके चलो भाई मान लिया। भैया इसमें म्यू और आर ये भी कांस्टेंट है। म्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो क्यों ना उसको ऐसा लिखो, T raised to power n plus 1 अपॉन V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बोले आप कुछ बोलेंगे सर ये तो समझ में आता है कि म्यू और आर कांस्टेंट है, तो इसलिए इन तीनों को मिला के एक साथ कांस्टेंट लिखा आपने। ये T का पावर n प्लस 1 कैसे हो गया, हाँ ये T का पावर n और ये T है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे पावर ऐड होंगे ना, T रेस्ट पावर n प्लस 1। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे आप,
वो v को उधर बाजू में ट्रांसफ़र कर दूँ, कांस्टेंट के बाजू में लगा दो, तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, फिर मैं लिखूँगा देयरफॉर t रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज द कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय v। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ओके भाई। अब आगे क्या, आप ले लो इसका डिफरेंशियल, है ना, चलो डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो चलो डिफरेंशियल लेने पर क्या आएगा, m प्लस 1 t रेज़ टू पावर n इंटू डेल्टा t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू डेल्टा v। मैंने डिफरेंशियल लिया, क्या लिया, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या करते हैं अपन, है ना, नीचे का नहीं लिखते अपन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक ऐसा इमेजिन कर लो कि मैंने इसको v से डिफरेंशिएट करा। कैसे डिफरेंशिएट किया, v से। तो भाई मैं फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, t रेज़ टू पावर n इंटू डेल्टा t अपॉन डेल्टा v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फिर डेल्टा v इधर चला गया और ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। तो ये इस तरह से। अब आगे क्या करना है अपने को, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। हमको क्या निकालना है, बोले मेन हमको गैमा निकालना है। ओके, गैमा 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 डेल्टा v की जगह क्या लिख सकता मैं, v गैमा डेल्टा t। या फिर एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 से। देख लो, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 1 से, तो मैं लिखूंगा डेल्टा v अपॉन v, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल्स टू t रेज़ टू पावर या n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू पावर n इंटू डेल्टा t अपॉन t रेज़ टू पावर n प्लस 1। ओके, फिर उसके बाद ये डेल्टा t को ला लो इधर, डेल्टा v अपॉन v इंटू डेल्टा t इज इक्वल्स टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय t रेज़ टू पावर 1, n प्लस 1 t रेज़ टू पावर माइनस 1 होगा, सॉरी n माइनस n प्लस 1 करेंगे ना अपन, तो t रेज़ टू पावर माइनस 1। अब डेल्टा v अपॉन v गैमा डेल्टा t क्या होता है, गैमा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ऐसा कोई है कि यहाँ पे, सी ऑप्शन। देख लो अच्छे से, मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ तक क्या आए थे, डिफरेंशियल लिए थे, पावर नीचे उतरा, t का पावर n हो गया, n प्लस 1 माइनस n, t का पावर n, और डेल्टा t ऑफ एक कांस्टेंट v का डिफरेंशियल डेल्टा v। अब अपन ने क्या करे, 2 और 1 को डिवाइड किए, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल्स टू n प्लस 1 t रेज़ टू पावर n डेल्टा t जैसे कि वैसी, t रेज़ टू पावर n प्लस 1 जैसे कि वैसी, डेल्टा t को ला लिया इधर। अब देखो t रेज़ टू पावर n अपॉन t रेज़ टू पावर n प्लस 1, ये दोनों क्या है, डिवीजन में है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, t रेज़ टू पावर n माइनस ऑफ n प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा, t रेज़ टू पावर n माइनस n माइनस 1, ये क्या हो गया, कैंसर, t रेज़ टू पावर माइनस 1 बचा और फिर वो चले गया नीचे, एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं भैया, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और अब यहाँ मैं क्यों बोल रहा इतना इंपॉर्टेंट, इसमें नंबर डाल के दे सकता है आपको। अगर इसने बोला p इंटू टी रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, p इंटू टी रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब क्या, आंसर क्या आएगा फिर इसके बाद, 3/t, है ना। तो ये याद रखो, इसको स्टार मार्किंग कुछ ऐसा अच्छे से करके रखो, इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है करके कुछ, है ना। ये आ सकता है अलग अलग तरह से यूज़ में, नीट में भी, जेई में भी। ठीक है, तो थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ होते हैं ख़त्म। आप में से कितने लोगों ने थर्मल एक्सपांशन की डीपीपी सॉल्व की है, वेरी गुड। चलो मैं 10 मिनट और दे रहा हूँ, टेक अ ब्रेक 10 मिनट का, ये चलो 15 मिनट दिया आपको, 15 मिनट का दिया, 11:05 हो रहे अभी, 11:20 को अपन स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, और आपका DPP 2 ऑफ थर्मल एक्सपांशन वो कंप्लीट करेंगे।